नमस्कार दर्शकों, मैं संजना विजन IAS की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन संवाद के आज के इस सेशन में। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा जुडिशियल पेंडेंसी और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं विजन IAS के एक्सपर्ट फैकल्टी आदित्य सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यही हमारी न्यायिक व्यवस्था का ब्रह्म वाक्य है। लेकिन इसे मतलब देते देते शायद कहीं हम ये भूल गए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देरी से न्याय मिलना भी अन्याय के ही बराबर है। अक्सर हम अखबार में, न्यूज़ में देखते हैं कि किसी इंसान को 10 साल बाद, 15 साल बाद रिहाई मिली और बाद में पता चला कि वो बेगुनाह था। क्यों लोग ऐसे सिस्टम में फंस जाते हैं, वो भी एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम जिस पे हमें नाज है। भारत की न्यायिक व्यवस्था विश्व की न्यायिक व्यवस्थाओं में से सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ त्रुटियां हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जुडिशियल पेंडेंसी है क्या, इस बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए। जी ठीक है। जुडिशियल पेंडेंसी हिंदी में अगर बोला जाए तो न्यायालयों में लंबित मामले। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसकी परिभाषा को अगर देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान में चल रहे टोटल कोर्ट केसेस या टोटल अनरिजॉल्व्ड केसेस। मतलब क्या है इसका? मतलब जिन मामलों में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं आया है, मतलब उन पर सुनवाई अभी चल ही रही है। अब भारत के संदर्भ में अगर जुडिशियल पेंडेंसी को हमें निकालना हो इस आधार पर, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर है, उसके बाद विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट्स, और सबसे नीचे जिला स्तर पे लोकल कोर्ट्स या सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको हिंदी में अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। इन सब के तीनों स्तरों पे जो इस तरह के मामले हैं जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, सबकी संख्या को जोड़ दी जाए तो इससे भारत की जुडिशियल पेंडेंसी की संख्या हमें पता चल सकती है। किसी के लिए भी आश्चर्य का विषय हो सकता है यह सुनकर कि भारत की संख्या करोड़ों में है, और पहले से संख्या तो है ही, पेंडिंग केसेस तो हैं ही, इसके साथ साथ नए केसेस दिन प्रतिदिन आते जा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि पूरे जुडिशियल सिस्टम का कामकाज धीमा हो रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और लोकतंत्र के लिए। सर, हम ये तो समझ गए कि ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं और नए केसेस आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ रही है। लेकिन क्या इस संदर्भ में कुछ फैक्ट्स या कुछ डेटा है जिससे हमारे दर्शकों को इस इशू की सीरियसनेस का पता चले? जी ज़रूर, डेटा है। अभी हाल फिलहाल के एक डेटा को मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पे, जिसे कि विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। उसमें जुडिशियल पेंडेंसी भारत की टोटल 5.02 करोड़ बताई गई। 5.02 करोड़, जो कि बहुत बड़ी संख्या बड़ा है। नंबर है जी। और यहाँ पे अगर कोर्ट वाइज अगर आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट में ये नंबर कम नहीं है, 70,000 के आसपास है। 70,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सारे हाई कोर्ट्स को अगर हम जोड़ दें उनके पेंडिंग केसेस को, ये 70 लाख प्लस है ये संख्या। और सबसे गंभीर स्थिति जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसा मैंने कहा, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नंबर ये 4.02 करोड़ के आसपास है। तो इससे हो क्या रहा है? दो तरह से हम इसे देख सकते हैं, इन आंकड़ों को हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक कि पहले से जो बैकलॉग है वो बना रह रहा है और नए केसेस आ रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है कि जुडिशरी धीमी हो रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका धीमी हो रही है, इसका डिस्पोजल रेट जो है, मतलब एक किसी भी मामले को निपटाने में जो सामान्य रूप से जितना समय लिया जाता है, हम अधिक ले रहे हैं। मतलब हमारी जुडिशरी उसको निपटाने में अधिक समय ले रही है, जिसमें साल दर साल लग जाता है लोगों को। हमने सुना भी होगा 5 साल 10 साल तक भारत में मामले चल रहे हैं, सिविल के साथ साथ क्रिमिनल मामले भी, जो कि अपने आप में जुडिशियल सिस्टम पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इस तरह से हम इन आंकड़ों को और जुडिशियल पेंडेंसी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सर, लोअर कोर्ट्स में मामले ज़्यादा हैं क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है किसी भी मामले की, और हम लंबा समय ले रहे हैं, तो उसका एक ये रीज़न भी है कि हम बहुत केयरफुली हर चीज़ को नापते हैं। जैसे हमने अभी बोला भी कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले तो कसाब जैसे इंसान को भी हमने एकदम से सज़ा नहीं दी, उसे भी हर एक राइट दिया गया था ना। तो अगला सवाल सर ये बनता है, क्या इसका इम्पैक्ट
हमारी इकोनॉमी पे या ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे क्या ऑब्वियसली पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जरूर। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जुडिशियल पेंडेंसी डायरेक्टली न्याय को सुलभ करवाने में, सभी के लिए न्याय को सुलभ करवाने में एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है, जो कि भारत के संविधान का एक मूल उद्देश्य है कि सबके लिए समान न्याय और फेयर न्याय जो है उपलब्ध हो। इसीलिए शायद हमारे संविधान निर्माता ने और हमारे न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 21 जो कि जीवन का मूल अधिकार, उसके अंतर्गत राइट टू स्पीडी ट्रायल को शामिल कर लिया गया है। और जुडिशियल पेंडेंसी के कारण ये सुलभ नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्टली इसके कारण जो है आम जनता का मूल अधिकार उल्लंघन हो रहा है। तो कितना गंभीर समस्या है ये। और इस संदर्भ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपने विभिन्न निर्णयों में बार बार दोहराया गया है। जैसे हुसैन आरा खातून का मामला था, वहाँ पे क्लियरली ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी प्रकार की अड़चन या अवरोध के कारण व्यक्ति को स्पीडी ट्रायल देने से रोका नहीं जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो उसका मूल अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए न्यायपालिका के साथ साथ सबको इस संदर्भ में प्रयास करने चाहिए। तो ये तो एक पहला प्रभाव है। इससे जुड़ा एक और मैं मामला बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सिविल मामले के साथ साथ क्रिमिनल मामले सारे लंबित हैं। सिविल मामले जिसमें आप सामान्य तौर पे आप देख सकते हो फैमिली डिस्प्यूट, जैसे विवाह, दहेज, इस तरह के मामले जो हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ज़मीन से जुड़े विवाद, जो कि कुछ महीनों में सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें भी पेंडेंसी के कारण बरसों लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप क्रिमिनल मामला, जो ज़्यादा गंभीर मामला है, किसी व्यक्ति के जीवन से डायरेक्टली जुड़ा है, वो मामले भी भारत में 5 साल 10 साल से ऊपर से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जांच प्रक्रिया सुस्त है, जुडिशियल पेंडेंसी बनी हुई है यहाँ पे, जिससे उनकी सुनवाई में देरी हो रही है। तो ये एक दूसरा प्रभाव आप देख सकते हो। इससे जुड़ा एक मामला मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, अंडर ट्रायल कैदियों का मामला। वो डायरेक्टली मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कैसे? एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे जेलों में जितने कैदी हैं वर्तमान में, उसमें 70% कैदी अंडर ट्रायल कैदी हैं। 70%, मतलब ऐसे कैदी जिनका आरोप अभी तय नहीं हुआ है, मतलब वो बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं, परंतु उनमें जेल हो गई है, वो जेल में हिरासत में ले लिए गए हैं। तो हो सकता है, ऐसा संभव है कि 10 साल तक केस चलने के बाद, जेल में रहने के बाद वो व्यक्ति वो निर्दोष साबित हो जाए। तो इसका मतलब आपने क्या किया, जुडिशियल सिस्टम में 2 बार उसे सजा दिया, एक निर्दोष व्यक्ति को भी। तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक नकारात्मक पहलू को यहाँ पे दर्शाता है। सर, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूँगी। जो हम बोलते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इस प्रिंसिपल का तो बिल्कुल हमने खारिज ही कर दिया इस प्रिंसिपल को, अगर हम इस डेटा की बात करें तो। यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, ये है कि लंबे चलने वाले मामले, और इसके लिए बाकायदा हमारे पास डेटा है। यहाँ पे आप हाई कोर्ट्स के मामलों को देखेंगे तो हाई कोर्ट्स में से 41% मामले हैं जो कि 5 साल या 5 साल से अधिक समय से चल रहे हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, जैसा मैंने बोला, वहाँ भी कुछ स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ पे 4 में से हर एक मामला जो है लगभग 5 साल या 5 साल से अधिक समय से चल रहा है। तो आप जो गुनाहगार नहीं है, जो 5 साल के बाद गुनाहगार नहीं सिद्ध होता है, उसे भी आप सजा दे रहे हो प्रक्रिया को लंबी करके। तो ये इससे जुडिशियल पेंडेंसी का एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। सामाजिक रूप से आप देख सकते हैं, मानवाधिकार के रूप में देख सकते हैं, आर्थिक रूप से भी। और इसका विशेष प्रभाव इस पूरी दोनों समस्या जो मैंने बताया, आप देख सकते हो समाज के कमजोर और गरीब वर्ग पर पड़ता है। जी बिल्कुल। जब आप उनके बारे में आप स्थिति सोच लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसाधन की कमी है, गरीब है, वो अगर इस प्रक्रिया में फंसता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। इसका सीधा प्रभाव ये हो सकता है कि इस सिस्टम से लोगों का विश्वास कम होता है, और ओवरऑल राज्य पे, स्टेट पे जो है ना, स्टेट की व्यवस्था पे प्रभाव कम हो सकता है, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छी नहीं है। तो ये तो हमने सामाजिक और अधिकार से संबंधित पहलू देखा। यहाँ पे आर्थिक पहलू भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पहलू क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कंप्लायंसेस कुछ होते हैं, रूल रेगुलेशन कंप्लायंसेस, उससे जुड़े विवाद, उनको निपटाने में
लगने वाला समय को कम किया जा सके, जिससे कि किसी भी प्रकार के निवेश को आकर्षित किया जा सके। लेकिन जुडिशियल पेंडेंसी है और इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को सुलझाने में लिया जाने वाला समय जो है भारतीय कोर्ट्स के द्वारा काफ़ी अधिक है, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था को जुडिशियल पेंडेंसी के कारण शक की निगाह, संदेह की निगाह से देखता है। और इस बात को 2017-18 की आर्थिक सर्वेक्षण में भी स्पेशली हाईलाइट किया गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो इस जुडिशियल पेंडेंसी पे काम करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सामाजिक आर्थिक प्रभाव को देख सकते हैं जुडिशियल पेंडेंसी। जुडिशियल पेंडेंसी के काफ़ी प्रभाव हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से इसको देखा जा सकता है। पहला जो है इसको हम लोग देख सकते हैं मूल अधिकार के रूप में। मूल अधिकार को सुलभ करवाने के लिए ये आवश्यक है कि स्पीडी ट्रायल हो, मतलब कम से कम समय में समान न्याय जो कि दिया जा सके, सबके लिए सुलभ किया जा सके। और ये भारत के संविधान का मूल उद्देश्य भी है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए राइट टू स्पीडी ट्रायल को आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल भी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसे बार बार अपने विभिन्न मामलों में दोहराया भी गया है। जैसे हुसैन आरा खातून में यह स्पष्ट रूप से बोला गया कि किसी भी प्रकार के अड़चन आने के बावजूद भी आप व्यक्ति को या याचिकाकर्ता को जल्दी से जल्दी सही न्याय आप सुलभ करवाने की व्यवस्था करें, नहीं तो उसका मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, जो कि जुडिशियल पेंडेंसी का चुनौती का सामना कर रही है आज। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जुडिशियल पेंडेंसी के कारण, पेंडिंग केसेस के कारण बैकलॉग बढ़ रहे हैं, तो उसमें सिविल के साथ साथ क्रिमिनल दोनों प्रकार के मामले लंबे समय तक चल रहे हैं। यहाँ तक कि सिविल मामले जो कि कुछ महीने में खत्म हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या फैमिली डिस्प्यूट, वो भी बरसों तक चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रिमिनल मामला भी चल रहा है, आपने सुना होगा 10 साल 15 साल तक मामले चल रहे हैं। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक अंडर ट्रायल कैदियों का मामला है। अब एनसीआरबी की अगर डेटा देखा जाए 2020 का, तो उसमें बताया जाता है कि भारत के जेलों में जितने कैदी हैं उसमें 70% कैदी जो है अंडर ट्रायल हैं। मतलब ऐसे कैदी जिन पे जो है दोष सिद्धि नहीं हुई है, मतलब वो लंबे केसेस चलने के बाद दोष मुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे एक मानवाधिकार का उल्लंघन ही माना गया है ना। तो ये जुडिशियल पेंडेंसी का ये सामाजिक और अधिकार से संबंधित प्रभावों को हम इस तरह से देखा जा सकता है। यहाँ पे आर्थिक प्रभाव भी आपने पूछा है यहाँ पे, तो आर्थिक प्रभाव को हम देख सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण ने 2017-18 में ये स्पष्ट रूप से लिखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जुडिशियल पेंडेंसी काफ़ी बड़ा एक ऑब्स्टेकल है। क्यों? क्योंकि निवेशक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को इस कारण से एक संदेह की निगाह से देखता है। क्यों? क्योंकि उसके पैसे फंस सकते हैं यहाँ पे और प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक डिस्प्यूट की दिशा में, कंप्लायंस के डिस्प्यूट की दिशा में, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के डिस्प्यूट की दिशा में जो है लंबा समय लग सकता है, और जो कि लग रहा है। तो ये एक गंभीर समस्या है सामाजिक और आर्थिक रूप से, इसके प्रभाव हम लोग देख रहे हैं इस तरह से। सर, क्या इसका आर्थिक प्रभाव सरकार के ऊपर भी आता है? जेल मेंटेनेंस या इतने सारे जो कैदी हैं वहाँ पे हमें फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, ये आर्थिक प्रभाव क्या हम सरकार के एंगल से भी समझ सकते हैं यहाँ पे? हाँ, जरूर। सरकार की भी कॉस्टिंग बढ़ रही है, क्योंकि मामले अगर लंबे खींच रहे हैं तो उसमें सरकार की भी कॉस्टिंग बढ़ रही है। हर तरह से उस प्रोसीडिंग में पैसा लग रहा है ना। हाँ, सरकारी वकील भी लोगों को दिए जा रहे हैं। जी सर, अगला सवाल ये आता है कि जो इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, ये इशू जनरेट ही क्यों हो रहा है? क्यों इतने सारे पेंडिंग केसेस हमारे देश में हैं अभी भी? हाँ, इसके पीछे कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल दोनों हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं। लेकिन हम इसे थोड़ा सा सप्लाई और डिमांड के रूप में समझ सकते हैं। सप्लाई पक्ष क्या है जुडिशियल सिस्टम का? जो मामलों को निपटान करने वाला पक्ष है, मतलब कोर्ट। और मांग पक्ष क्या है? जहां से फ्रेश केसेस उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना। तो दोनों आधार पे हम कारणों को देखेंगे। पहला जो मामला है कि स्लो डिस्पोजल रेट कोर्ट के स्तर पे जो हो रहा है, जो धीमा हो चुका है, वो क्यों है? उसमें सबसे पहला कारण क्या है कि जनसंख्या के अनुपात में जो जजेस की संख्या है वो हमारे देश में कम है। विश्व स्तर पे कितनी है? आज 20 के आसपास है। जबकि आप किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में देखेंगे दुनिया के, जैसे यूके में 51 है, यूएसए में 100 के आसपास, यहाँ तक कि चीन में जो है 150 प्लस है।
तो हमारा देश अभी काफ़ी पीछे है इसमें। यहाँ तक कि विधि आयोग की रिपोर्ट 1980 के दशक में आई थी, विधि आयोग की रिपोर्ट, जिसने अनुशंसा की थी कि सन 2000 तक इसे बढ़ाकर 50 करना है, मतलब प्रति 10 लाख पे 50 जजेज होने चाहिए। ये 1980 में बोला गया था, लेकिन अभी कितनी है, 20 के आसपास है हमारे। तो इस आधार पे हमारे यहाँ जजेज की संख्या ही कम है, जिस कारण से डिस्पोजल रेट हमारा स्लो है। एक दूसरा कि जो कुल कार्य दिवस है वो विभिन्न कारणों से कम है, ठीक है। तीसरी कारण क्या, स्थगन की समस्या, एडजॉर्नमेंट जिसे बोला जाता है, जबकि इसके लिए प्रावधान है कानून में कि किसी भी मामले में, विशेष मामले में कुछ निश्चित संख्या से अधिक स्थगन नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं होता है। ऊपर से क्या है, समय सीमा, कोई स्पेसिफिक कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। इसके साथ साथ अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। भारत, आप ये सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है यहाँ पे कि बिल्डिंग्स की कमी है, कोर्ट रूम्स की कमी है, यहाँ तक कि जजेस को बैठने के लिए चैम्बर्स की कमी है, तो भारी मात्रा। उसके साथ साथ जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, स्टाफ्स हैं, उनकी कमी है ना। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, जो मांग पक्ष की बात हमने की, तो मांग पक्ष में सबसे पहला जो कारण मैं बताना चाहूँगा, उसमें क्या है कि सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार बहुत सारे मामलों में पक्षकार है, मतलब सरकार के तरफ से ही बहुत सारे मामले चलाए जा रहे हैं, तो जहाँ से मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जो डिस्प्यूट के कारण है। दूसरा एक मामला एक बोला जा सकता है कि जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक विकास हुआ, वैसे वैसे मामले, जागरूकता में वृद्धि हुआ। हालांकि एक सकारात्मक कारण है, लेकिन इसके कारण से डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स भी में बढ़ते जा रहे हैं, तो नए मामले का आना कम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे उदाहरण कोट सकते हैं, जैसे PIL, पिछले दशकों से PIL की संख्या ही बढ़ चुकी है, तो इस तरह से विभिन्न केसों में देख सकते हैं। कंज्यूमर केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब जागरूकता को एक कारण बता सकते हैं, और सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ हमारी बढ़ती जा रही हैं, जिससे इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं मुख्य रूप से, जो कि जुडिशियल पेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं। सर, ये जो आपने सप्लाई साइड में आपने एक बात बोली कि हमारे पास जजेस ही कम है, हमारे पास स्टाफ ही कम है, तो ये क्या रीज़न है? फाइनेंशियल रीज़न है, एजुकेशन इसका रीज़न है, क्यों हम जजेस और नहीं बना पा रहे हैं? हमारी एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है कि हम ज़्यादा जजेस नहीं बना पा रहे हैं। जैसे हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, इंजीनियर्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, वैसे क्या हम जजेस भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, या सरकार की तरफ से पहल में कमी है? हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे नियुक्ति प्रक्रिया, बहुत बार खास करके जिला अदालतों में, जो अधीनस्थ न्यायालय की बात मैंने कही, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रहती है, डिले होती है उसमें, जिस कारण से जो है वैकेंसी होती काफ़ी जजेस की, और ये हर एक स्तर पे देखने को आपको मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक। यहाँ तक कि आपने सही याद दिलाया, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में अगर आप संख्या को देखेंगे तो 5000 के आसपास जजेस की वैकेंसी है ना। और ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक देखी जा सकती है। हाई कोर्ट्स में ये है, ये जो अभी वर्तमान में संख्या होनी चाहिए, उसमें अधिकतर पद जो है खाली है, तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, एक जज कई बार 2 स्टेट्स में भी ऑलरेडी नियुक्त रहते हैं, ऐसे भी मामले हमें देखने को मिलते हैं। सर, अगला सवाल ये आता है कि क्या ये इतनी बड़ी समस्या जो हमारी पूरी इकोनॉमी को, पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, इसके लिए हमारी सरकार या हमारी न्यायपालिका कोई स्टेप्स उठा रही है? जरूर जी, काफ़ी स्टेप्स हैं जो काफ़ी सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है सरकार के द्वारा और न्यायपालिका दोनों के द्वारा। सबसे पहला जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। अभी जो मैंने जितने भी आंकड़े बताए, सारे आंकड़े इस पे उपलब्ध हैं। ये क्या है? ये जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है एक तरह से डेटा रिपोजिटरी होगा, जो भारत में सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सारों का सभी तरह के मामले मतलब जो चल रहे हैं, जो डिस्पोज किए जा चुके हैं, जो अभी नए आ रहे हैं, सभी तरह के मामलों का एक रिकॉर्ड है यहाँ पे, जिसे हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति ट्रैक देख सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है। तो इससे होगा क्या? इससे कि मामलों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। यही तो समस्या हमने यहाँ पे देखा ना कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो ट्रैक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक दूसरा क्या है कि हमने अभी चर्चा किया कि सरकार पक्षकार होती है बहुत सारे मामलों में, जिस कारण से नए मामले आ रहे हैं, तो इस तरह के मामले को भी ट्रैक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है, उसका एक मुख्य उद्देश्य ही ये है कि मामलों को कम करना, नियंत्रित करना और ख़त्म करना, डिस्पोज करना समय के साथ साथ, ये है।
एक और यहाँ पे ये मैंने बताया कि अगर मामले अधिक हैं तो उसे मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के यूज़ से जो है उसे आप कम कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, समय के साथ कम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी पहल है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ये एक वेब पोर्टल है जिसमें सरकार से संबंधित जो मामले हैं ना, कहाँ कहाँ कौन कौन से मामले चल रहे हैं, कौन कौन से स्टेज में हैं, उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो काफ़ी प्रभावी हो सकता है ये कदम। और एक हमने इसी से जुड़ा हुआ कि सरकार से जुड़ा हुआ मामले आ क्यों रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। तो अधिकतर ऐसे मामले होते हैं जहाँ सरकार नियोक्ता के रूप में होती है या सरकार एक पार्टी होती है। मतलब अगर इसका समाधान ढूंढना हो तो हमें अगर डिपार्टमेंट लेवल पे ही, इंटर डिपार्टमेंट लेवल पे ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया जाए तो उससे वहीं पे समस्या का निपटान हो जाए और कोर्ट में आने से रुक जाए वो मामले। तो हमने जैसा देखा कि जजेस की वैकेंसी है काफ़ी, तो उस संदर्भ में भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर देख सकते हैं, जिसमें हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति से संबंधित जो बैकग्राउंड चेक की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण डिले सामान्यतः खबरों में आता रहता है नियुक्ति में, तो उससे संबंध में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक सचिवालय की स्थापना की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा कदम हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ई कोर्ट्स की व्यवस्था की जा रही है, तो ये काफ़ी प्रभावी होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा सारे प्रोसीजर में, केस को फाइल होने से लेकर डिस्पोजल तक। तो ये मामले को, ये पूरी प्रोसीजर को जो है तीव्र बना देगा, फास्ट बना देगा। ये काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, मध्यस्थता विधेयक अभी आया है, 2023 में ही आया है, जो कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की दिशा में जो है काफ़ी प्रभावी कदम हो सकता है। सर, जो आपने अभी ई कोर्ट्स की बात की, उससे केस डिस्पोजल रेट तो इम्प्रूव होगा ही। क्या आपको लगता है कि इससे फाइनेंशियल एक्सचेकर पे जो बर्डन है उस पे भी कोई इम्पैक्ट आएगा? जरूर, एकदम आएगा। आप यहाँ पे, मैं इसको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आप बैंकिंग का उदाहरण ले सकते हैं। आम जनता के साथ साथ प्रशासन की, बैंकिंग प्रशासन की का लगने वाला लागत डिस्पोजल में टोटल जो उनकी सर्विस थी वो तो कम हुई ही, साथ में उनकी परेशानी भी कम हुई। लंबी लंबे लाइंस और पेपर वर्क खत्म हो गए। आज बैंकिंग व्यवस्था एकदम एक नई व्यवस्था है। अगर आप 20 साल पहले या 15 साल पीछे जाकर देखें तो वही उसी तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसेस जो है, जैसे फाइल करने की प्रक्रिया, पेपर वर्क, जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्तरों तक हम लोग कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। इनकी एक रिवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। जरूर। और आपने सही याद दिलाया कि अभी हमारे वर्तमान सीजीआई के द्वारा बार बार बोला भी जा रहा है कि डिजिटल क्रांति को जो है ना कोर्ट तक भी लाना है ना, बार बार उनके द्वारा दोहराया जा रहा है। सर, ये तो बात रही कि न्यायपालिका ने या सरकार ने क्या इस मामले में कदम उठाए हैं। आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बताइए कि इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हमें और किस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है? काफ़ी सजेशंस हो सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को एफिशिएंट बनाए हर तरीके से। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें जो अवसंरचनागत चीज़ें हैं और जजेस की संख्या के संदर्भ में, तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें कि रिटायरमेंट के एजेस को बढ़ाया जा सकता है। भारत में जो है यहाँ पे 62 से 65 वर्ष की रिटायरमेंट एज है, जबकि विश्व के अन्य देशों में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये 70 वर्ष तक है। तो इस पर किया जा सकता है, इस पर चर्चा भी काफ़ी चल रही है काफ़ी समय से देश में। इससे जजेस की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जा सकता है, जिससे न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया जो है इसमें तेजी लाई जा सकती है। उसके बाद जो कुल कार्य दिवस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में देखेंगे 222 दिन है। इसे जो है सख्ती से पालन किया जा सकता है, जिसमें किसी भी अन्य कारणों के कारण जो है ना ये पूरी फुल कैपेसिटी में इसका यूज किया जा सके, इससे अधिक समय मिल जाएगा निपटान के लिए। इसके साथ साथ हमने कॉलेजियम सिस्टम जो है सुना होगा, वहाँ पे थोड़ी पारदर्शिता और उस पर कार्य किए जा सकते हैं, जिससे हाई कोर्ट के स्तर पे और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे भी नियुक्ति प्रक्रिया को में तेजी लाई जा सके। तो ये हो गया। उसका कुछ संरचनागत चीज़ें हैं, कुछ प्रक्रियागत चीज़ें हैं, प्रोसेस से संबंधित चीज़ें, उस पर काम किया जा सकता है, जिससे डिस्पोजल को और तेज बनाया जा सकता है। जैसे पुलिस रिफॉर्म और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पूरा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, जांच प्रक्रिया है, उसमें जो आधुनिक उपाय करके जो हम लोग उसे फास्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि ई कोर्ट्स, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई फाइलिंग,
ऐसे जो नवाचारी उपाय हैं इसको हम लोग यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो ये तो कुछ प्रक्रियागत उपाय हैं जो प्रक्रिया को तेज बनाएगा। इसके साथ साथ जो लास्ट में हमने देखा कि जो नए मामले को कैसे कम किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए हम लोग एडीआर पे, भारत की आज के डेट में सबसे बड़ी ज़रूरत है एडीआर सिस्टम को मजबूत बनाना, जिससे कि हर एक स्तर पे जो है एडीआर के द्वारा जो है नए केसेस को कम किया जा सके। जैसे लोक अदालतें हैं, व्यवस्था है, लेकिन रेगुलर स्तर पे नहीं चल रही, तो उसे रेगुलराइज कर किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ नए जो उपाय हैं मध्यस्थता कानून से संबंधित से जितने भी उपाय हैं वो किए जा सकते हैं। जैसे ई मोबाइल कोर्ट्स वगैरह की व्यवस्था की जा सकती है। इससे हम लोग फास्ट करने के साथ साथ पहुंच भी बढ़ा सकते हैं आम आदमी की। इसके साथ साथ जो सरकार के स्तर पे, जो विभागीय स्तर पे जो मामले, जो विभागीय डिस्प्यूट्स के कारण जो मामले उत्पन्न हो रहे हैं, उसको कम करने के लिए विभागीय स्तर पे ही ऐसी व्यवस्था की जाए, मैकेनिज्म किया जाए, जिससे कि वहीं पे मामलों का डिस्पोजल किया जा सके। तो कुल मिला के हमने दोनों मुद्दों पे हमने देख लिया, इन सुझावों से प्रभावी प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे सभी सवालों के जवाब बड़ी तसल्ली से देने के लिए और बहुत डिटेल में हमें सारे सिचुएशन को समझाने के लिए। यहाँ मुझे एक मूवी का एक डायलॉग याद आता है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो जुडिशियल पेंडेंसी के इस इशू को रिजॉल्व करके हम उस परफेक्शन की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं। हमने मुद्दा उठा के अपना फ़र्ज़ निभा दिया, सरकार और न्यायपालिका को इस पे काम करके अपना फ़र्ज़ निभाना है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको भी अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।